गुरु सर का यूट्यूब चैनल का आपका सभी को स्वागत करता हूँ। आज हमने नया टॉपिक का बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, अप्लास्टिक एनीमिया। सो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था हीमोपोएसिस एंड बोन मेरो एंड हीमोपोएसिस, उसको क्या रिलेशन है वो अच्छे तरह से समझ में आए तो यह बाकी अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ओके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ओके, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया जितना भी हो वो सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो आज हमने स्टडी करने का है अप्लास्टिक एनीमिया। ओके, अप्लास्टिक एनीमिया का पहला लास्ट क्लास में हमने हीमोपोएसिस एंड रेड बोन मेरो। सो बोन मेरो से प्लूरिपोरेंट स्टेम सेल्स होता है, उसमें से और दो टाइप्स का प्लूरिपोरेंट स्टेम सेल्स होता है। सो वो कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स, कॉमन माइलोइड स्टेम सेल्स। लिम्फोइड स्टेम सेल से कौन सा सेल्स मेचर होता है? लिम्फोइड स्टेम सेल से होता है नेचुरल किलर सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट माइलोइड स्टेम सेल्स हमने स्टडी किया था। माइलोइड स्टेम सेल से एरिथ्रोसाइट्स, ओके, और मेगाकैरियोट सेल से प्लेटलेट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, मतलब वाइट ब्लड सेल्स भी मेचर हुआ था। सो कॉमन माइलोइड स्टेम सेल्स से, ओके, ये अप्लास्टिक एनीमिया में कॉमन माइलोइड स्टेम सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब कॉमन माइलोइड स्टेम सेल्स हाइपोप्रोलिफरेशन होता है। देख लीजिए डेफिनेशन क्या होता है अप्लास्टिक एनीमिया का। अप्लास्टिक एनीमिया इसका डेफिनेशन ये सिंपल है। इसका डेफिनेशन क्या है? जो कॉमन माइलोइड स्टेम सेल्स होता है बोन मैरो में, ये कॉमन माइलोइड स्टेम सेल्स क्या होता है? हाइपोप्रोलिफरेशन होता है, मतलब कम जो कॉमन माइलोइड स्टेम सेल्स जो होता है वो ग्रोथ नहीं होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, सेल्स को रिलीज नहीं करते, सेल्स को डेवलपमेंट नहीं करते, सेल्स को मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। ये एक कंडीशन को हमने अप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ओके, सिंपल। अगर कॉमन माइलोइड सेल्स ही काम नहीं किया तो क्या होता है? कॉमन माइलोइड सेल से क्या क्या होता है? मतलब कॉमन माइलोइड सेल्स से, ओके, क्या क्या होता है? आरबीसी प्रोडक्शन होता है, ओके, एरिथ्रोब्लास्ट से, ओके, नेक्स्ट प्लेटलेट्स होता है, नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी होता है। अगर कॉमन माइलोइड स्टेम सेल से डिफेक्ट है, कॉमन माइलोइड स्टेम सेल्स में डिफेक्ट है, ये तीनों सेल्स अच्छे तरह से, मतलब तीनों सेल्स मेचर होके ब्लड पेरिफेरल सर्कुलेशन में आता भी नहीं है, ये कंडीशन को हमने अप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। अप्लास्टिक एनीमिया इट इज अ कंडीशन इन विच हाइपोप्रोलिफरेशन, हाइपोप्रोलिफरेशन मतलब हाइपो मीन्स कम, प्रोलिफरेशन मीन्स ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन जो करता है कॉमन माइलोइड स्टेम सेल्स उसका कम होता है, उसका फंक्शंस कम होता है। अप्लास्टिक एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच हाइपोप्रोलिफरेशन एंड सिंपली डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन माइलोइड सेल्स, कॉमन माइलोइड सेल्स सिंपली डिस्ट्रक्शन होता है, विच में लीड टू, ओके, इसमें से क्या होता है? विच में लीड टू दी, ओके, which may lead to the decreased RBC means absence of RBC means the lack of production of RBC, RBC प्रोडक्शन में कम होता है, प्लेटलेट प्रोडक्शन में कम होता है एंड वाइट ब्लड सेल्स प्रोडक्शन में कम होता है। सो RBC प्रोडक्शन कम हो गए तो द डिक्रीज नंबर ऑफ RBC इन द बॉडी इज कॉल्ड एज अनेमिया। ओके, अप्लास्टिक एनीमिया से क्या होता है? अनेमिया होता है। प्लेटलेट्स कम हो गए तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, WBC कम हुई तो ल्यूकोपेनिया। सो अनेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकोपेनिया तीनों होता है। सो तीनों मिलके हमने क्या बोलते हैं? सिंपल वर्ड पैनसाइटोपेनिया, पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं। ओके, सो सिंपली अप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? अप्लास्टिक एनीमिया इज नथिंग बट पैनसाइटोपेनिया। पैनसाइटोपेनिया मतलब क्या होता है? डिक्रीज आरबीसी, डिक्रीज प्लेटलेट, डिक्रीज WBC। ओके, क्यों होता है? सिंपली माइलोइड स्टेम सेल्स डिस्ट्रक्शन होता है, माइलोइड स्टेम सेल्स हाइपोप्रोलिफरेशन होता है। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन ऑफ अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया का डेफिनेशन है। ओके, अप्लास्टिक एनीमिया दोबारा मैं बता देता हूँ, अच्छे तरह से समझ लीजिए। अप्लास्टिक एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच हाइपोप्रोलिफरेशन एंड सिंपली डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन माइलोइड स्टेम सेल्स। ये कॉमन माइलोइड स्टेम सेल्स क्या है? इससे कौन सा मेजर ब्लड सेल्स होता है? मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया हूँ, अगर समझ में नहीं है तो एक बार रिवाइज कर दीजिए, ये सिंपल है। ओके, दिस इज अप्लास्टिक एनीमिया। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करने वाला है काजेस ऑफ अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया का क्या काजेस है, क्यों हो सकता है? ओके, अप्लास्टिक एनीमिया का मेनली दो तरीके का काजेस है। सो फर्स्ट वन इज इनहेरिटेड कॉज। ओके, इनहेरिटेड कॉज से हो सकता है, दूसरा एक्वायर्ड कॉज भी हो सकता है। ओके, इनहेरिटेड कॉज में, ओके, पैनकोनी सिंड्रोम, इनहेरिटेड मतलब, ओके, बाय
जेनेटिकली भी हो सकता है वो, क्योंकि इनहेरिटेड मतलब जेनेटिकली भी अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। सो जेनेटिकली कौन सा सिंड्रोम में हो सकता है? सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है। पैनकोनी सिंड्रोम होता है। पैनकोनी सिंड्रोम क्या होता है? ओके, हाइपोप्रोलिफरेशन ऑफ माइलॉइड स्टेम सेल्स। ओके, माइलॉइड स्टेम सेल्स हाइपोप्रोलिफरेशन होता है। हाइपो मतलब कम, प्रोलिफरेशन मतलब ग्रोथ। ओके, माइलॉइड स्टेम सेल्स ग्रोथ ठीक से नहीं होता है, ये एक कंडीशन होता है। पैनकोनी सिंड्रोम में हाइपोप्रोलिफरेशन ऑफ माइलॉइड स्टेम सेल्स होता है। डिफेक्ट डीएनए रिपेयर एंजाइम्स। ओके, सो अभी माइलॉइड स्टेम सेल्स है, माइलॉइड स्टेम सेल्स में जो जीन्स होता है, जीन्स का जो जीन्स प्रोडक्शन और जीन्स रिपेयर का एंजाइम्स डिफेक्ट होता है। ओके, ये भी एक रीजन हो सकता है। पैनकोनी सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बोल रहा हूँ मैं? हाइपोप्लेजिया ऑफ किडनी एंड बोन्स एंड किडनी हाइपोप्लेजिया मतलब लैक और डिक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। ओके, बोन्स का सेल्स डिक्रीज होता है, अप्रोप्रिएट नॉर्मल साइज का बोन नहीं होता है, इसकी वजह से बोन मैरो में ये माइलॉइड स्टेम सेल से ब्लड सेल्स प्रोडक्शन नहीं होता है। सो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पैनकोनी सिंड्रोम बोलते हैं। अगर बाय बर्थ पैनकोनी सिंड्रोम है तो अप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होता है। क्या रीजन है, क्या काजेस है अप्लास्टिक एनीमिया का? इनहेरिटेड काज में पैनकोनी सिंड्रोम का ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? क्योंकि माइलॉइड स्टेम सेल्स हाइपोप्रोलिफरेशन होता है। ओके, डीएनए डिफेक्ट डीएनए रिपेयर एंजाइम्स, क्योंकि माइलॉइड स्टेम सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका डिफेक्ट होता है। क्योंकि हाइपोप्लेजिया किडनी एंड बोन्स किडनी में हाइपोप्लेजिया होता है। लैक ऑफ सेल्स, लैक ऑफ सेल्स में ड्यू टू द इंफेयर्ड फंक्शंस। सो इसके वजह से ये अप्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होता है। सो दिस इज व्हाट इनहेरिटेड काजेस। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड काज ऑफ अप्लास्टिक एनीमिया। एक्वायर्ड मतलब हमने खुद लिया है, खुद काज करता है एक्वायर्ड में। सो एक्वायर्ड क्यों होता है? इडियोपैथिक अननोन काज है। क्यों अप्लास्टिक एनीमिया होता है? 65% केसेस में पता नहीं होता है क्यों हो रहा है अप्लास्टिक एनीमिया। क्यों WBC RBC प्लेटलेट ठीक से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वो मालूम नहीं होता। सो ये रीजन को हमने इडियोपैथिक काज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड होता है केमिकल्स। ओके, सर्टेन केमिकल्स और ड्रग्स दैट में लीड टू द अप्लास्टिक एनीमिया। सो ड्रग्स कौन सा है? डोज रिलेटेड, ये सर्टेन केमिकल्स से भी क्या होता है? केमिकल्स में ड्रग्स भी आता है, क्योंकि अदर केमिकल्स भी आता है। सो केमिकल्स से भी क्या हो सकता है? अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। केमिकल्स में डोज रिलेटेड माइलो सप्रेशन बोलते हैं। ओके, सर्टेन केमिकल्स दैट काजेस द सप्रेशन ऑफ द माइलॉइड स्टेम सेल्स। ओके, माइलॉइड स्टेम सेल्स जो होता है उसको, वो फंक्शंस को सप्रेस करता है सर्टेन केमिकल्स। फॉर एग्जांपल इसमें से कौन सा है? डोज रिलेटेड माइलो सप्रेशन बोल रहा हूँ मैं। डोज रिलेटेड माइलो सप्रेशन मतलब ओके, सर्टेन ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है? बोन मैरो डिप्रेस होता है, बोन मैरो फंक्शंस कम होता है। सो ये हमको मालूम होता है ये गोली देने से बोन मैरो फंक्शंस कम होता है। ओके, वो मालूम होने के बाद भी हमने गोली देना होता है। फॉर एग्जांपल एंटी कैंसर ड्रग्स, जो भी कैंसर होता है, कैंसर में जो यूज़ करता है, एंटी कैंसर ड्रग्स में बहुत सारा टाइप्स आता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला अल्कलाइटिंग एजेंट बोलते हैं। अल्कलाइटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइटिक एजेंट, एंटी कैंसर ड्रग है सब। एंटी कैंसर ड्रग में ये अल्कलाइटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइटिक एजेंट करके आता है। ये डोज रिलेटेड माइलो सप्रेशन मतलब हमने मेडिसिन दे रहा है, मेडिसिन देने की वजह से लिए WBC RBC प्लेटलेट का काउंट कम आ रहा है। मतलब WBC RBC प्लेटलेट काउंट क्या होता है? कम जाता है। फॉर एग्जांपल ये डोज रिलेटेड माइलो सप्रेशन कैसे होता है? प्रेडिक्टेबल होता है, हमको मालूम होता है हाँ ये गोली देने के बाद वो क्या होता है? WBC RBC काउंट कम आता है। रिवर्सिबल होता है, जब हमने गोली देना बंद कर दिया तब ऑटोमेटिक नॉर्मल फंक्शंस होता है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल ब्लड कैंसर में देख लीजिए, ब्लड कैंसर में इमैच्योर WBC काउंट नॉर्मली 4000 to 11000 होता है। अगर मोर देन 1 लाख जाता है, कभी कभी मोर देन 1 लाख जाने के बाद क्या करते हैं? हमने इसको एंटी कैंसर ड्रग्स में ट्रीटमेंट देते हैं। एंटी कैंसर ड्रग ट्रीटमेंट देने के बाद एकदम WBC काउंट क्या होता है? 500 1000 आने के लिए चालू होता है, मतलब एकदम कम होता है।
क्यों कम होता है? गोली दे रहा है हमने, मेडिसिन दे रहा है, दैट इज द डोज रिलेटेड माइलोसप्रेशंस। ओके, ये प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल मतलब हम अंदाज कर सकते हैं ये इंजेक्शन और ये मेडिसिन देने के बाद ये कम आता है। ये भी एक रीज़न है कम WBC RBC प्लेटलेट होता है। ओके, ये कैसे होता है? रिवर्सिबल होता है। ओके, हम मेडिसिन जैसे बंद करते हैं तब बराबर आने की चालू होता है। सो डोज रिलेटेड माइलोसप्रेशंस these are the predictable and reversible. Example, alkylating agent. Alkylating agents are cyclophosphamide, ipophosphamide and cisplatin. These are the alkylating agents. Alkylating agents. These are the anti-cancer drugs भी बोल सकते हैं। Okay. Next, anti-metabolic agents. Anti-metabolic agents 5-fluorouracil, 5-FU बोलते हैं उसको, 5-fluorouracil, capecitabine, gamecitabine. These are the anti-metabolic agents. Anti-metabolic agents. ठीक है, ये एजेंट्स देने के बाद भी, ये मेडिसिन देने के बाद भी क्या होता है? सो कॉमन माइलर स्टेम सेल्स का फंक्शंस को कम करता है। दिस इज द केमिकल ड्रग्स और केमिकल्स दैट कॉजेस द सप्रेशन ऑफ कॉमन माइलर स्टेम सेल्स। ओके, नेक्स्ट, इडियोसिंक्रेटिक वे मीन्स सर्टन ड्रग्स है, अगर वो देने के बाद ये हमको प्रेडिक्ट भी नहीं होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल, वेरी स्मॉल अमाउंट डोज दैट कॉजेस दी, थोड़ा अमाउंट डोज अगर ज़्यादा हो गए, थोड़ा अमाउंट भी ड्रग्स क्या हो सकते हैं? वो इरिवर्सिबल चेंजेस कर सकते हैं। मतलब WBC RBC प्लेटलेट काउंट को बहुत कम करवाता है। सो दीज आर नॉट प्रेडिक्टेबल, हमको प्रेडिक्ट नहीं होता ये मेडिसिन से ये WBC RBC प्लेटलेट कम होता है ऐसा। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन IM देते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में भी, TB में भी यूज़ कर सकते हैं और हायर एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो, ओके, CPZ करके एंटीसाइकोटिक ड्रग, CPZ, क्लोरप्रोमेजिन। ओके, क्लोरप्रोमेजिन ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। ये ड्रग्स देने के टाइम ये मेडिसिन ऐसा देता है, ये मेडिसिन देने के टाइम हर रोज़ हमने WBC काउंट चेक करते रहने का। अगर WBC काउंट कम हो गया तो मेडिसिन होल्ड करने का देना नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन देने से क्या होता है? माइलॉइड सेल्स सप्रेशन होता है, बोन मैरो सप्रेशन होता है। सो दैट्स व्हाई दीज आर व्हाट इडियोसिंक्रेटिक वे। इडियोसिंक्रेटिक वे मीन्स क्यों बोलते हैं उसको? दीज आर दी नॉट प्रेडिक्टेबल, हमको प्रेडिक्ट नहीं होता है, इससे कम होता है, बट हो सकता है। ओके, एंड दीज आर इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। एक बार अगर स्टेम सेल्स और बोन मैरो सप्रेशन में गया, वापस रिवर्स होने के चांसेस नहीं हो सकते हैं। सो एग्जांपल, स्ट्रेप्टोमाइसिन से भी हो सकते हैं, क्लोरप्रोमेजिन, ओके, CPZ मेडिसिन से भी हो सकता है। ओके, आर्सेनिक, ओके, कोल टार, आर्सेनिक, ये सब केमिकल्स है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ arsenic in the blood, excessive accumulation of arsenic material in the blood that causes the suppression of the bone marrow. Okay, next, physical agents like radiation. Okay, continuous radiation therapy. Okay, continuous radiation therapy, that the radiations or gamma rays or alpha rays that damage the जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द बोन मैरो। बोन मैरो में जो जीन्स होता है उसको म्यूटेशन करते हैं, एबनॉर्मलिटी करते हैं, उसके वजह से लिए सप्रेशन हो सकता है। सप्रेशन होने से भी ये हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, सर्टन वायरसेस, एप्स्टीन-बार वायरसेस एंड साइटोमेगालोवायरसेस। एप्स्टीन-बार वायरसेस एंड साइटोमेगालोवायरसेस। ओके, दीज वायरसेस आर आल्सो कॉजेस द अप्लास्टिक एनीमिया। ये वायरसेस से अप्लास्टिक एनीमिया भी होने के चांसेस होता है। ओल्ड वायरस। ओके, physical agents, radiation therapy. The radiation therapy is also causes the aplastic anemia. Okay, next, Epstein-Barr viruses, cytomegaloviruses. Cytomegaloviruses, Epstein-Barr viruses, these are the highly virulent viruses. Okay, वो highly virulent viruses से ये aplastic anemia होने के chances भी हो सकते हैं। Okay, these are the causes. Okay, एटोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ अपलास्टिक एनीमिया। अपलास्टिक एनीमिया एटोलॉजिकल फैक्टर से इनहेरिटेड होता है, दूसरा एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड में अननोन फैक्टर होता है 65%। नेक्स्ट, केमिकल सप्रेशंस, केमिकल एजेंट्स दैट कॉजेस द सप्रेशन ऑफ द बोन मैरो। सो डोज रिलेटेड माइलोसप्रेशंस होता है, और दूसरा इडियोसिंक्रेटिक वे भी होता है। इडियोसिंक्रेटिक मतलब इरिवर्सिबल होता है, नॉट प्रेडिक्टेबल होता है। ओके,
ये डोज रिलेटेड माइलोसप्रेशन कैसे होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, रिवर्सेबल होता है। प्रेडिक्टेबल मतलब हमने पेशेंट को मेडिसिन दे रहा है, मतलब हमको मालूम होता है उसको WBC काउंट और बोन मैरो सप्रेशन होता है। ये मेडिसिन देने के बाद हमको कुछ पता नहीं होता है ये बोन मैरो सप्रेशन होगा नहीं होगा, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, so these are the etiological factors. Okay, next part of this aplastic anemia is pathophysiology. Okay, definition हो गया, etiological factors हो गया, then pathophysiology of aplastic anemia. Aplastic anemia का pathophysiology क्या होता है? Due to the etiological factor is unknown and inherited unknown chemicals. Yes, ये सब etiological factors है. Due to the etiological factors, alteration of ओके माइलॉइड स्टेम सेल फंक्शंस, माइलॉइड स्टेम सेल फंक्शंस का अल्टरेशन होता है। क्यों होता है? डोज रिलेटेड माइलोसप्रेशन जो हो और इडियोसिंक्रेटिक वे हो, इडियोपैथिक हो, जो भी है, माइलॉइड स्टेम सेल्स का फॉल्ट है इसमें, माइलॉइड स्टेम सेल डिस्ट्रक्शन है। सो ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर अल्टरेशन ऑफ माइलॉइड स्टेम सेल्स फंक्शन, माइलॉइड स्टेम सेल फंक्शन से क्या होता है? म्यूटेशन ऑफ प्रो ऑन्कोजेंस। ओके, माइलॉइड स्टेम सेल्स में दो टाइप्स का सेल्स होता है, एक प्रो ऑन्कोजेंस बोलते हैं, एक प्रो ऑन्कोजेंस बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं हमने ट्यूमर सप्रेशन जीन। ओके, प्रो ऑन्कोजेंस एंड ट्यूमर सप्रेशन जीन्स। प्रो ऑन्कोजेंस क्या करते हैं? प्रो ऑन्कोजेंस सेल्स इन दी माइलॉइड स्टेम सेल दैट इंक्रीजेस दी प्रोलिफरेशन मतलब ग्रोथ करने के लिए और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, माइलॉइड स्टेम सेल्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हेल्प करता है। इसमें म्यूटेशन ऑफ प्रो ऑन्कोजेंस, ये प्रो ऑन्कोजेंस से म्यूटेशन है, मतलब म्यूटेशन मतलब अब नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये अब नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गए तो हाइपोप्रोलिफरेशन होता है। ओके, जो सेल प्रोलिफरेशन करता है, प्रोलिफरेशन ज़्यादा करता है, वही सेल म्यूटेशन है, दैट इज अ प्रो ऑन्कोजेन सेल म्यूटेशन दैट कॉजेस द हाइपोप्रोलिफरेशन। दूसरा एक सेल होता है, नेक्स्ट इसमें से क्या होता है? स्टिमुलेट द ट्यूमर सप्रेशन जीन। ट्यूमर सप्रेशन जीन होता है, ये ट्यूमर सप्रेशन जीन क्या करता है? दैट डिक्रीजेस द प्रोलिफरेशन, ये एक इंक्रीज करता है, एक डिक्रीज करता है, दोनों बैलेंसिंग में क्या होता है? माइलॉइड स्टेम सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को प्रोडक्शन करता रहता है। अगर इसमें फंक्शंस उल्टा होता है, जो प्रोलिफरेशन ज़्यादा करते हैं उसमें वो म्यूटेशन होता है, मतलब प्रोलिफरेशन कम होता है। जो जीन और जो सेल प्रोलिफरेशन को कम करता है उसको स्टिमुलेट करता है। ओके, स्टिमुलेशन ऑफ दी ट्यूमर सप्रेशन जीन दैट कॉजेस दी, ओके, ट्यूमर सप्रेशन मतलब जो ग्रोथ को कम करता है वो सेल्स को स्टिमुलेट करता है, इससे ज़्यादा क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होने चालू होता है माइलॉइड स्टेम सेल्स। सो हाइपरप्रोलिफरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, हाइपरप्रोलिफरेशन डिस्ट्रक्शन दोनों मिलकर क्या होता है? पैनसाइटोपिनिया मींस डिक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी, डिक्रीज्ड आरबीसी, डिक्रीज्ड प्लेटलेट। पैथोफिजियोलॉजी दोबारा मैं समझा देता हूँ, देख लीजिए। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर से क्या होता है? ओके, माइलॉइड स्टेम सेल्स का फंक्शंस अल्टरेशन होता है। माइलॉइड स्टेम सेल्स का फंक्शंस कैसे अल्टरेशन होता है? माइलॉइड स्टेम सेल्स में दो टाइप्स का सेल होता है, एक होता है प्रो ऑन्कोजेंस, दूसरा होता है ट्यूमर सप्रेशन जीन। दोनों साथ में क्या करता है? दोनों साथ में वो मल्टीप्लिकेशन, माइलॉइड स्टेम सेल्स मल्टीप्लिकेशन में यूज करता है। फॉर एग्जांपल मैं बोला था पैराथायराइड ग्लैंड एंड सी सेल्स, ओके, कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन, दोनों मिलके एक ब्लड कैल्शियम को ज़्यादा करते हैं, एक ब्लड कैल्शियम को कम करते हैं। दोनों मिलके क्या करते हैं? बैलेंसिंग में ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन ग्लूकोज को कम करते हैं, मतलब इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है और ग्लूकेगॉन हार्मोन ग्लूकोज को बढ़ाता है, दोनों मिलके नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है बॉडी में। ऐसा है इसमें माइलॉइड स्टेम सेल्स में प्रो ऑन्कोजेंस ये प्रोलिफरेशन बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट ट्यूमर सप्रेशन जीन्स प्रोलिफरेशन को कम करता है, बट उसमें फंक्शंस उल्टा होता है। सो उल्टा होने से क्या होता है? हाइपोप्रोलिफरेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। हाइपोप्रोलिफरेशन डिस्ट्रक्शन से ओके अनीमिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, ओके, एंड टोटली क्या होता है? पैनसाइटोपिनिया होता है। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ aplastic anemia, aplastic anemia का pathophysiology. Okay, once again I will revise this. Aplastic anemia is a condition in which simply destruction and hypoproliferation of myeloid stem cells, okay, that may lead to the decreased WBC production, decreased RBC production, decreased platelet production. Okay, तो इस तरह से ये इसका डेफिनेशन है। काजेस क्या होगा? इनहेरिटेड काज भी हो सकता है, एक्वायर्ड काज भी हो सकता है। इनहेरिटेड काज में सो मेन काज इज
पैनकोनी सिंड्रोम एक ग्रुप ऑफ साइन है, उसमें माइलर स्टेम सेल्स हाइपर प्रोलिफरेशन होता है, ओके, बोन्स यानी किडनी ठीक से डेवलपमेंट नहीं होता है, ओके, डीएनए रिपेयर एंजाइम्स में डिफेक्ट होता है, ये पैनकोनी सिंड्रोम बोलते हैं। एक्वायर्ड में 65% अननोन काज होता है, क्यों अप्लास्टिक एनीमिया होता है मालूम नहीं होता है, ओके। सर्टेन केमिकल्स से भी डोज रिलेटेड माइलोसप्रेशन भी होता है, सर्टेन ड्रग्स दैट कॉजेस द सप्रेशन ऑफ बोन मैरो, सो वो ऑलवेज प्रेडिक्टेबल होता है, रिवर्सिबल होता है, ओके। जैसा हमने मेडिसिन बंद करते हैं नॉर्मलिटी आता है, जैसे मेडिसिन देने चालू करते हैं सो कम प्रोडक्शन होने चालू होता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है अप्लास्टिक एनीमिया से, ओके। इडियोसिंक्रेटिक वे भी हो सकते हैं, सर्टेन दीज आर द अनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्ट नहीं होता है एंड इरिवर्सिबल होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा, क्लोरप्रोमाजिन होगा, ओके। आर्सेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक काज, आर्सेनिक बिकॉज ये एक्सेसिव ब्लड में एक्यूमुलेशन होने से भी हो सकते हैं, फिजिकल काजेस लाइक रेडिएशंस, ओके, एक्सेसिव रेडिएशंस ये भी डिफेक्ट कर सकते हैं हमारा बोन मैरो को, ओके। एप्स्टीन बार वायरसेस को साइटोमेगालोवायरस भी हो सकता है। देन पैथोफिजियोलॉजी में एटोलॉजिकल फैक्टर से अल्टरेशन ऑफ माइलर स्टेम सेल फंक्शंस, म्यूटेशन ऑफ प्रोऑन्कोजीन्स, हाइपोप्रोलिफरेशन हो सकता है, ओके। नेक्स्ट डिस्ट्रक्शन पैनसाइटोपिनिया, ये पैथोफिजियोलॉजी है, ओके। नेक्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया के क्लिनिकल सिम्टम्स ये इजी है, आपको मालूम होगा। इसमें क्या होता है, ऑलरेडी डब्ल्यूबीसी कम है, प्लेटलेट कम है, आरबीसी कम है, सो क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होगा। फॉर एग्जांपल अभी आरबीसी कम है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दिस इज द अनीमिया है तो क्या सिम्टम्स होता है, अनीमिया दैट कॉजेस द, ओके, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, एचबी कम है, सो डिक्रीज हीमोग्लोबिन, एचबी कम है तो क्या हो सकता है, ओके, वीकनेस होता है, सबसे पहले वीकनेस, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, डिस्निया होता है, ओके, श्वास में दिक्कत होने चालू होता है, क्योंकि अनीमिया मीन्स लैक ऑफ आरबीसी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है, ऑक्सीजन ही नहीं होता तो डिस्निया हो सकता है, ओके। नेक्स्ट पैलर होता है, ओके, पैलर होता है कि गिडीनेस हो सकते हैं, पैलर भी हो सकता है, कि डिस्निया हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, ओके। प्लेटलेट कम है, प्लेटलेट्स भी कम है, इसमें प्लेटलेट कम होने से क्या होता है, प्लेटलेट बॉडी में कम होते हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसी होता है, कोई भी चोट लगा तो ज़्यादा ब्लड होता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी होता है, ओके। ब्लीडिंग पेटेकिया भी बोल सकते, पेटेकिया मतलब स्मॉल ओजिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी, और कहीं पे भी मतलब यूरिन थ्रू ब्लड होने चालू होता है, स्टूल थ्रू ब्लड होने चालू होता है, इंटरनल स्टमक में ब्लीडिंग होता है, नोज में ब्लीडिंग होता है, माउथ में ब्लीडिंग होता है, गम में ब्लीडिंग होता है, आइज में भी ब्लीडिंग हो सकता है, ओके, ईयर में भी ब्लीडिंग हो सकता है, कहीं पे भी ब्लीडिंग हो सकता है, पेटेकिया बोलते हैं। वो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, स्टूल में से ओनली ड्रॉप ऑफ ब्लड होता है, यूरिन में से ओनली हाफ ड्रॉप ऑफ ब्लड चला जाता है, मतलब इसको पेटेकिया, एक्यूमोसिस बोलते हैं, पेटेकिया बोलते हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होता है, ये प्लेटलेट कम होने से, ओके। नेक्स्ट आरबीसी कम होने से वीकनेस, पैलर, डिस्निया, प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग टेंडेंसी, पेटेकिया, एक्यूमोसिस होता है, ओके। इंटरनल ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकता है। डब्ल्यूबीसी कम होने से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी कम होने से डब्ल्यूबीसी काउंट कम है, ठीक है, मतलब डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी क्या काम करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, ओके। डब्ल्यूबीसी नहीं है तो क्या करते हैं, इन्फेक्शन के साथ फाइट करने के लिए डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कम है तो इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन सडनली हमारे बॉडी को अटैक कर सकता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी काउंट कम है, ओके। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है, डब्ल्यूबीसी कम है तो फीवर भी हो सकते हैं, मतलब फीवर, माइल्ड फीवर होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी काउंट कम है, माइल्ड फीवर होता है, ओके। नेक्स्ट सोर थ्रोट हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सडनली ज़्यादा होता है, ओके, सोर थ्रोट होता है, सो जनरलाइज्ड वीकनेस होता है, ओके। नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, सो सब सिम्टम्स दिखने चालू होता है अप्लास्टिक एनीमिया में। अप्लास्टिक एनीमिया में सिंपली साइन एंड सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द, अगर प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, पेटेकिया होता है, एक्यूजमेसिस होता है, थोड़ा सा भी, ओके, इंटरनल ब्लीडिंग, स्टूल से भी ब्लड पास हो सकता है, यूरिन से भी ब्लड पास हो सकता है, ओके, थिन ब्लड होता है, प्लेटलेट
काउंट कम होता है 1.5 to 3.5 नॉर्मल काउंट है प्लेटलेट्स, इससे कम दिखता है ब्लड में। ओके, वाइट ब्लड सेल्स भी कम होता है। वाइट ब्लड सेल्स कम होने से क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होता है। सोर क्लॉट इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है, फीवर हो सकता है, हमको ज़्यादा वीकनेस होता है, जनरलाइज्ड वीकनेस हो सकता है, और नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। दिस इज द अप्लास्टिक एनीमिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ओके, नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट हमने नेक्स्ट क्लास में देखेगा। थैंक यू वेरी मच।